नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का और एनसीईआरटी से फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले मैटर होता क्या है। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज ए स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर, यानी कि कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और जो कोई जगह ऑक्यूपाई करे उसे हम मैटर कहते हैं, चाहे वो हमारा सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो। सब मैटर होता है जो भी हमारे चारों तरफ है, जैसे हम लोग टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, एयर, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर, सैंड, जो भी है वो सब मैटर है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और ये जो पार्टिकल्स हैं उन्हीं को हम कहते हैं एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। तो इसके लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि जो हमारा मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल कर के बना हुआ है। और हम एक चीज़ यहाँ बताना चाहेंगे कि जो हमारा रेन ड्रॉप्स जो होता है उसमें वाटर के 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं, यानी इतने छोटे से रेन ड्रॉप में कितना ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, यानी बहुत सारे पार्टिकल्स से मिल कर के हमारा एक मैटर बना हुआ होता है, छोटा से छोटा मैटर। तो सबसे पहला जो हमारा एक्सपेरिमेंट है इसमें हम करेंगे क्या कि एक बीकर में पानी ले लेते हैं और एक छोटा सा क्रिस्टल हम लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट का। तो पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा क्रिस्टल लेंगे जो कि पर्पल कलर का होता है, और उसको हम पानी में डाल देंगे और उसको छोड़ देंगे। तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे क्या कि धीरे धीरे जो वाटर का जो कलर है वो पूरी तरीके से पर्पल होते जा रहा है। यानी कि हुआ क्या यहाँ कि हमारा जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर था वो पूरे वाटर में डिजॉल्व हो गया, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स थे वो वाटर के पार्टिकल से मिक्स हो गए। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया जिसमें कि एक जो सॉलिड था वो लिक्विड में डिजॉल्व हो गया। उसके बाद सेकंड जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हम क्या करेंगे कि सेकंड एक्सपेरिमेंट में दो गैस को मिक्स करेंगे। तो दो गैस को मिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक बीकर लेंगे, ग्लास ट्यूब, और उसमें ब्रोमीन वेपर को रखेंगे। ब्रोमीन वेपर जो होता है वो रेड ब्राउन कलर का होता है, और उसके ऊपर से दूसरा खाली एम्प्टी बीकर उसके ऊपर हम उलट करके रख देंगे। तो एम्प्टी बीकर यानी कि वो पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं होगा, जो भी खाली है यानी कि उसमें गैस भरा हुआ है, गैस यानी एयर। तो धीरे धीरे देखेंगे क्या कि जो रेड ब्राउन कलर था वो पहले एक बीकर में था, वो धीरे धीरे फैल करके पूरे बीकर में फैल गया, यानी कि जहाँ एयर था वहाँ भी। और जो ब्रोमीन वेपर होता है वो एयर से हमारा हैवी होता है, हैवी गैस है, फिर भी वो ऊपर चला गया क्योंकि वो अपने मास को ओवरकम कर लिया। किसके वजह से? तो काइनेटिक एनर्जी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी था और उसके जो पार्टिकल्स थे वो मूव कर रहे थे, और एयर जो है उसके पार्टिकल्स भी मूव कर रहे थे, लेकिन वो हम लोग को दिख नहीं रहे थे क्योंकि एयर के जो पार्टिकल्स हैं या फिर जो एयर है वो हमारा कलरलेस है। तो यहाँ दूसरा एग्जाम्पल जिससे कि हमें समझ में आया कि जो पार्टिकल्स जो हमारे मैटर्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल करके बने हुए हैं। तो इन दो प्रोसेस से, ये जो दो हम एक्सपेरिमेंट किए हैं, इससे हमें पता क्या चला कि जो एक पार्टिकल्स हैं वो दूसरे पार्टिकल्स में डिफ्यूज करते हैं। फर्स्ट में जो था वो सॉलिड था वो लिक्विड में डिफ्यूज किया, और सेकंड जो था वो गैस जो दूसरे गैस में डिफ्यूज किया। इससे हमें मैटर का दो नेचर के बारे में पता चलता है। तो क्या है वो नेचर? तो फर्स्ट जो नेचर है वो है कि जो मैटर है वो मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं, और दूसरा जो ये पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, यानी हमेशा वो मूव करते रहते हैं, एक जगह फिक्स यानी रुके हुए नहीं रहते हैं। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट है जिसका कि नाम है रॉबर्ट ब्राउनियन एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम और अधिक जानेंगे। तो इसमें करना क्या है कि हमें पॉलन ग्रेन्स लेना है, यानी कि जो हमारे फ्लावर्स में येलो कलर का पॉलन ग्रेन्स रहता है उसको लेना है, और एक बीकर लेना है जिसमें कि वाटर रहेगा, और उस बीकर में पॉलन ग्रेन्स को डाल देना है। तो बिल्कुल इतना छोटा रहेगा वो पॉलन ग्रेन्स, एक सिंगल पॉलन ग्रेन्स, कि वो हमें दिखेगा नहीं। उसके बाद तो हम करेंगे क्या, कैसे देख पाएंगे? तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। तो माइक्रोस्कोप से हम उस पॉलन ग्रेन्स को देखेंगे।
उसके बाद देखेंगे पोलन ग्रेन्स को जब माइक्रोस्कोप से, तो देखेंगे कि पोलन ग्रेन्स जो है वो जिगजैग पाथ में, यहाँ जैसे आपको दिख रहा है फिगर में कि वो जिगजैग पाथ पे मूव करेगा, यानी कि वो ना स्ट्रेट वगैरह नहीं, जिगजैग पाथ। तो जिगजैग पाथ आखिर वो क्यों करेगा? तो जिगजैग पाथ पे मूव करने का कारण क्या है? तो वाटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली आकर के उसको हीट करेंगे। कभी एक पार्टिकल्स आया, वो उसको हीट किया, क्योंकि वो तो हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं वो एक जगह फिक्स नहीं रहते हैं, तो वो आएंगे और उसको हीट करेंगे पोलन ग्रेन्स को, तो वो कभी उधर जाएगा, उधर से अगर वाटर पार्टिकल्स, दूसरे वाटर पार्टिकल्स उसको हीट किया तो वो उधर गया। तो इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फेनोमेना को किया, इसलिए इसका नाम ब्राउनियन मोशन कहा गया। अब ब्राउनियन मोशन है क्या? तो ब्राउनियन मोशन जो है, तो द टीनी डस्ट पार्टिकल्स मूव हेयर एंड देयर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ द एयर, और द जिगजैग मूवमेंट ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस, यानी कि किसी भी गैस में या फिर किसी भी लिक्विड में अगर हम छोटे पार्टिकल्स को सस्पेंड करें तो उसी को हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन से भी हमें मैटर के दो नेचर का पता चला। तो क्या? तो फर्स्ट वही कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, यानी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है, और दूसरा कि जो मैटर है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है। तो अब क्या क्या गुण पता चला हमें मैटर्स के पार्टिकल्स के बारे में? तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो किसी भी मैटर के वो बहुत छोटे होते हैं, यानी कि बहुत बहुत छोटे, और जो पार्टिकल्स, मैटर का जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है, और जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, यानी कि हमेशा वो चलते रहते हैं, और जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, यानी कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, जिसको कि हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स हो उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो अब एक एक करके इन सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। तो क्या है? फर्स्ट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले कंसनट्रेटेड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन लेना है। तो पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में हम लोग पहले भी जानते हैं कि इसका जो कलर होता है वो पर्पल होता है। तो 100 ml एक बीकर में 100 मिलीलीटर पोटेशियम परमैंगनेट ले लिए। उसके बाद दूसरा बीकर लेंगे जिसमें कि 90 मिलीलीटर वाटर रखेंगे और 10 मिलीलीटर पोटेशियम परमैंगनेट जो कंसनट्रेटेड था वो उसमें से दूसरे बीकर में डाल देंगे। फिर तीसरा बीकर लेंगे, तीसरे बीकर में भी वाटर रहेगा 90 मिलीलीटर, और जो सेकंड वाला बीकर था उसमें से 10 मिलीलीटर पोटेशियम परमैंगनेट थर्ड वाले में डालेंगे। इसी तरीके से करते करते 4-5 बीकर में डालेंगे। तो लास्ट वाला जो बीकर होगा उसमें हम देखेंगे क्या कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर था वो बिल्कुल लाइट हो गया, यानी बिल्कुल हल्का पिंक कलर। तो जिस कारण हमें पता क्या चला कि इसमें भी कुछ पार्टिकल्स हैं, यानी कि एक छोटा सा जो क्रिस्टल है पोटेशियम परमैंगनेट का उसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, यानी कि वो मिलियंस ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, क्योंकि क्रिस्टल ही इतना छोटा होता है और उसमें बहुत छोटे हैं, तभी तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी कि पर्पल जो कलर है, जो पिंक कलर है वो अभी भी वाटर में शो हो रहा है, यानी कि वाटर का जो कलर है वो अभी भी पिंक है, यानी कि कुछ जो पार्टिकल्स हैं पोटेशियम परमैंगनेट के वो लास्ट वाले जो बीकर है उसमें भी हैं, इस कारण उसका कलर पिंक शो हो रहा है, यानी पर्पल से थोड़ा पिंक जैसा हो गया। नेक्स्ट जो सेकंड हमारा पॉइंट है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके बीच में स्पेस होता है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो हमें करना क्या है कि एक बीकर लेना है जिसमें कि 100 मिलीलीटर वाटर होगा और उसको हम मार्क कर देंगे, यानी कि 100 मिलीलीटर कहाँ पे आता है उसको हम किसी इंक से मार्क कर देंगे, परमानेंट इंक से, ताकि वो हमें बाद में भी जब हम देखें तो वो हमें दिखे, वो मिटे नहीं। उसके बाद 50 ग्राम हम शुगर लेते हैं, यानी चीनी लेंगे 50 ग्राम, और उसको उस बीकर में डाल देंगे। डालने के बाद उसको अच्छे से स्टीर करेंगे किसी स्टीरर से स्टीर करते करते तब तक स्टीर करते रहेंगे जब तक कि हमारा जो शुगर है वो पूरी तरीके से उसमें मिक्स नहीं हो जाता, यानी कि घुल नहीं जाता है, जब तक कि हमें शुगर का ग्रैनुअल्स नहीं दिखते रहेगा, यानी पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर से हम देखेंगे कि जो वाटर लेवल था उस बीकर में वो 100 मिलीलीटर पे जहाँ हम मार्क किए थे वहीं था। तो आखिर ये जो 50 ग्राम शुगर था वो गया कहाँ? तो 50 ग्राम शुगर जो था वो
वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसके बीच में वो चला गया, जिसके कारण ही हमारा पूरा का पूरा वाटर जो है उसमें शुगर का कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है। यानी शुगर का कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो मीठापन, यानी शुगर जो है वो मीठा होता है, तो पूरा का पूरा हमारा जो लिक्विड वाटर है वो मीठा हो जाता है। यानी कि इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारा जो मैटर है यानी कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, यानी कि हमेशा वो मूव करते रहते हैं, एक जगह फिक्स नहीं होते हैं। तो इसके बेस्ट एग्जांपल एक तो ब्राउनियन एक्सपेरिमेंट था जिसमें ब्राउनियन मोशन से हम लोग समझे थे, और एक और दूसरा हम करेंगे क्या कि किसी भी कमरे में हमें इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती अगर जलाते हैं जिसका कि प्लेजेंट फ्रेगनेंस हो यानी कि बहुत अच्छा स्मेल हो, तो वो होता क्या है कि कुछ ही देर में पूरे कमरे में उसका जो सुगंध है वो फैल जाता है। तो वो किस कारण से, तो जो इंसेंस स्टिक से जो प्लेजेंट स्मेल निकला यानी कि वहाँ से जो मॉलिक्यूल्स निकले, जो पार्टिकल्स निकले, वो पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के साथ मिल कर के पूरे रूम में फैल गए। और अगर बहुत ज़्यादा उसका प्लेजेंट स्मेल हो यानी बहुत ज़्यादा कड़ा अगर स्मेल हो तो अगल बगल के दूसरे कमरे में भी पहुंच जाते हैं। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, यानी एक जगह वो फिक्स्ड नहीं होते हैं। थर्ड जो है वो हमारा फोर्थ जो है वो क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि देखेंगे कि कुछ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के, जिसके कारण वो बंधे हुए रहते हैं, जिस कारण वो अट्रैक्ट करते हैं। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अगर सेम सब्सटेंस है और सेम सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उसे हम कहते हैं कोहेसन, और जो अलग अलग उसको हम एडहेसन। तो एडहेसन से एडहेसिव, आप लोग जानते होंगे एडहेसिव, तो एडहेसन कहते हैं। और जब सेम पार्टिकल्स हो, सेम सब्सटेंस हो और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो उसे हम कहते हैं कोहेसन। तो कोहेसन के कारण ही तो जिस सब्सटेंस का कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रिजिड होगा, यानी ज़्यादा उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो जैसे देखेंगे हम करेंगे क्या कि कुछ सॉलिड पार्टिकल्स ही ले लेते हैं। तो चॉक ले लिए, आइस क्यूब ले लिए, उसके बाद आयरन ले लिए, आयरन नेल ले लिए, आयरन का कांटी, इसका छोटा सा टुकड़ा और चॉक। उसके बाद एक एक करके हम उसे हथौड़ी से पीटेंगे। तो सबसे पहले कौन टूटेगा, तो सबसे पहले हमारा मतलब उतना ही फोर्स अगर लगाते हैं तीनों पे तो जो चॉक है वो आसानी से टूट जाएगा, यानी कि उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था यानी कि कोहेसन फोर्स था वो बहुत ही वीक था, जिस कारण वो आसानी से टूट गया। उसके बाद आइस क्यूब टूटेगा, और आयरन नेल को तो मारते 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 बहुत ज़्यादा मारेंगे तब शायद कुछ उसके शेप में चेंज होगा, नहीं तो वो टूटने का बहुत कम ही चांस रहता है। तो ये चारों एग्जाम्पल से हम लोग समझ गए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि 3 स्टेट ऑफ मैटर जो है, तो सबसे पहले है सॉलिड। तो ये क्या है, स्टोन जो सॉलिड है, रिजिड है, हार्ड, स्टिफ, कठोर। उसके बाद मिल्क जो लिक्विड जो कि फ्लूइड है, फ्लो कर सकता है। उसके बाद जो ग्रीन कलर का हमें दिख रहा है ये है क्लोरीन गैस, ये किसी फ्लास्क में रखा हुआ है, ये भी फ्लूइड ही है, जैसे कि लिक्विड हमारा फ्लूइड है, ये भी फ्लूइड है, यानी कि ये भी बह सकता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकता है। अब रिजिड, तो रिजिड और फ्लूइड क्या है, तो रिजिड वैसा सब्सटेंस है जो कि जिसको हम बेंड ना कर सकें यानी मोड़ ना सकें, इनफ्लेक्सिबल यानी कि फ्लेक्सिबल ना हो, लचीला ना हो, वैसे सब्सटेंस को हम कहेंगे रिजिड। यानी कि हम लोग अब समझ चुके हैं कि मैटर के जो 3 फॉर्म्स हैं उसमें जो सॉलिड है वही हमारा रिजिड होगा। नेक्स्ट है फ्लूइड। तो फ्लूइड मतलब वैसा मटेरियल जो कि आसानी से फ्लो कर सके और जिसको रखने के लिए हमें किसी वेसल यानी किसी बर्तन की ज़रूरत पड़े, किसी कंटेनर की ज़रूरत पड़े जिसमें कि हम उसे रख सकें। तो हमारा जो मिल्क हो गया वो फ्लूइड हो गया, क्लोरीन गैस फ्लूइड हो गया। लेकिन अगर स्टोन है तो स्टोन को रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो सॉलिड जो है वो रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर है, जबकि लिक्विड और जो हमारा गैस है वो फ्लूइड है। अब जो गैस है वो हमारे पूरे जिस भी हम कंटेनर में रखते हैं वो पूरे उस कंटेनर को फिल कर देता है, लेकिन लिक्विड वैसा नहीं करता है, पूरे कंटेनर को वो फिल नहीं कर पाता है।
क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, गैस के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कारण लिक्विड भी पूरे के पूरे कंटेनर को फिल नहीं कर पाता है। तो हम कह सकते हैं कि गैस एक ऐसा फ्लूइड है जिसको कि अगर हम किसी कंटेनर में रखें तो वो उस कंटेनर को पूरा का पूरा वो फिल कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि किस तरीके से यहाँ 3 फिगर दिया गया है कि सॉलिड है तो सॉलिड कैसा है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स शेप में है, वो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है इसलिए वो एक दूसरे से चिपके हुए जैसे दिख रहे हैं। उसके बाद लिक्विड है तो इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ा गैप है। उसके बाद जो हमारा गैस है वो तो बहुत दूर बहुत अपार्ट है एक दूसरे से। और जो फ्लोइंग नेचर होता है फ्लूइड का, जैसे कि लिक्विड हो गया या फिर गैस हो गया, उसी को हम कहते हैं फ्लूइडिटी। अब कैसे हम क्लासिफाई करेंगे कि जो हमारा मैटर है वो सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैस है, तो उनके फिजिकल स्टेट पे यानी कि भौतिक जो उनका संरचना है उस पे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो सॉलिड है हमारा या लिक्विड है या फिर गैस है। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जांपल हैं, शुगर, सैंड, आयरन, वुड, रॉक्स, मिनरल्स, आइस, ये सब सॉलिड हैं। उसके बाद वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, केरोसिन, पेट्रोल, ये सब जो है हमारे वो लिक्विड हैं। उसके बाद एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टेम वगैरह ये सब जो हैं वो हमारे गैस हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और सॉलिड के प्रॉपर्टी क्या होते हैं तो प्रॉपर्टीज हम जानेंगे। तो सॉलिड जो है उसका फिक्स शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि उसका शेप जो है वो चेंज नहीं होता है, फिक्स्ड। हम कहीं भी उसको रख दें, जैसे एक पत्थर है तो पत्थर को अगर हम किसी बकेट में रख दें या फिर छोटा सा पत्थर है बकेट में रख दिए, उसको फिर उठा करके टेबल पे रख दिए, तो उसका शेप चेंज नहीं होगा, उसका वॉल्यूम भी मतलब उतना ही का उतना ही रहेगा, यानी ना ही उसका शेप चेंज होगा ना वॉल्यूम चेंज होगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया सॉलिड का। उसके बाद जो सॉलिड है उसको हम कंप्रेस ज़्यादा नहीं कर सकते, मतलब समझिए कि बिल्कुल कंप्रेस कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद सॉलिड जो है उसका डेंसिटी हाई होता है, यानी कि घनत्व, यानी उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इस कारण जो सॉलिड सब्सटेंस है वो हैवी होता है बाकी दूसरे मैटर के कंपैरिजन में। फोर्थ है हमारा कि सॉलिड जो है वो किसी भी कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं कर सकता है, और सॉलिड जो है वो फ्लो भी नहीं करता है, यानी वो बहता भी नहीं है। तो जैसे ब्रिक का एग्जांपल, तो ब्रिक जो है वो हमारा सॉलिड है। उसके बाद ऑरेंज जूस लिक्विड है, और ये जो बैलून में एयर फील्ड है वो हमारा गैस है। तो अब सॉलिड का तो प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद लिक्विड का प्रॉपर्टी, तो लिक्विड फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है लेकिन इनका फिक्स शेप नहीं होता है, यानी कि जिस भी कंटेनर या जिस भी वेसल में हम उस लिक्विड को रख देंगे वो उसी का शेप ले लेगा। लिक्विड को भी सॉलिड की तरह कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, और लिक्विड का जैसे कि सॉलिड का हमारा हाई डेंसिटी था तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम यानी मॉडरेट डेंसिटी होगा लिक्विड का, और ये लिक्विड से थोड़ा कम डेंस होगा यानी कम घना होगा, यानी इसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े गैप पे रहेंगे। और लिक्विड जो है वो भी किसी भी कंटेनर को पूरी तरीके से नहीं भरेगा, लेकिन लिक्विड आसानी से फ्लो कर सकता है यानी ईजिली फ्लो कर सकता है, लेकिन सॉलिड ये ऐसा नहीं करता है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज, यानी गैस के क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। तो गैस का जो है वो ना ही फिक्स्ड शेप होता है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि किसी भी शेप का वो हो सकता है और किसी भी वॉल्यूम का, यानी जहाँ हम रखेंगे वो कंटेनर के अनुसार अपना शेप और वॉल्यूम चेंज करते रहेगा। इसको आसानी से हम कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि कंप्रेस करके बिल्कुल कम जगह में इसको रख सकते हैं हम गैस को, और इसका डेंसिटी भी बहुत लो होता है, इस कारण ये बहुत हल्का होता है, बहुत लाइट होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और लिक्विड। और ये किसी भी कंटेनर को पूरी तरीके से फिल कर देता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो चारों तरफ फैल जाते हैं, जिस भी कंटेनर में हम रखेंगे चारों तरफ ये फैल जाएंगे, और गैस भी जो है वो लिक्विड की तरह आसानी से फ्लो कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्यों जो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि सेम प्रॉपर्टीज़ क्यों नहीं है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के हिसाब से जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन में रहते हैं, यानी कि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है।
इसी काइनेटिक एनर्जी के कारण हमारा जो सब्सटेंस है वो अलग अलग स्टेट में होता है, यानी सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। तो यही डिसाइड करता है कि जो काइनेटिक एनर्जी जो है उस मैटर के पार्टिकल्स का, वो डिसाइड करेगा कि जो हमारा सब्सटेंस है वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। तो क्या, तो सबसे फर्स्ट जो है वो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में कितना स्पेस है, कितना गैप है, वो डिसाइड करेगा कि हमारा जो मैटर है वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। तो अगर सबसे कम स्पेस रहे दो पार्टिकल्स के बीच में, यानी किसी भी मैटर के दो पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम स्पेस रहे, तो वैसे मैटर को हम सॉलिड कहेंगे। और अगर सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा स्पेस, तो वो हो गया हमारा लिक्विड, और सबसे ज़्यादा स्पेस तो गैस। सेकेंड जो पॉइंट है जो डिसाइड करता है कि जो हमारा मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस होगा, तो वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, यानी कि इंटर पार्टिकल्स फोर्स या फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स या फिर एटम ही होते हैं। तो सबसे कम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हमारा गैस में होगा, यानी कि बिल्कुल नेग्लिजिबल। उससे थोड़ा ज़्यादा लिक्विड में और सबसे ज़्यादा सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में हो गया, उससे थोड़ा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में लिक्विड में, और सबसे कम यानी बिल्कुल नेग्लिजिबल गैस में। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है जो डिसाइड करेगा कि हमारा मैटर क्या होगा, तो अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि कितना जो हमारा पार्टिकल्स है वो मूव कर रहा है। तो जितना ज़्यादा पार्टिकल्स हमारा मूव करेगा उतना ज़्यादा ही उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा। तो सबसे कम जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो होता है हमारे सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का वो गैस में। तो इन पॉइंट्स को अगर हम दिमाग में रखेंगे तो हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो मैटर है वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। तो सॉलिड, अब सबसे पहले सॉलिड, तो सॉलिड है क्या? तो इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं, यानी कि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करते रहता है, जो कि पार्टिकल्स को होल्ड करके रखता है, यानी बांध के रखता है फिक्स्ड पोजीशन पे। इसलिए पोजीशन जो सॉलिड का है, जो पार्टिकल्स का है, वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है, यानी कि वो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करते हैं। यदि सॉलिड को हम हीट करते हैं तो होता क्या है कि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, मतलब जहाँ है वहीं पे वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और उनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो बहुत छोटा जो स्पेस होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, और जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी भी उसके अंदर आ जाता है। कब? जब हम उसको थोड़ा हीट करेंगे। तो इसलिए जो हमारा सॉलिड है वो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, यानी कि पार्टिकल्स का एक नियमित क्रम में, यानी नियमित ऑर्डर में उसका अरेंजमेंट। तो इस कारण सॉलिड का जो है फिक्स शेप है, सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम है, और सॉलिड को हम आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है सॉलिड में ही कि इसका जो डेंसिटी है वो भी हाई होता है। सॉलिड जो है वो पूरी तरीके से कंटेनर को फिल नहीं कर सकता है लिक्विड की तरह, और ये लिक्विड की तरह फ्लो भी नहीं करता है। तो हम कहेंगे, अब एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है सॉलिड जो है वो कंप्रेस नहीं होता है, वो स्ट्रेच नहीं होता है, उसका जो शेप है वो चेंज नहीं होता है, फिक्स शेप होता है। तो रबर बैंड भी तो सॉलिड है, तो जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो क्यों उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है? और अगर शेप चेंज हुआ तो हम फिर उसको सॉलिड क्यों कहते हैं? तो होता क्या है कि अगर हम रबर बैंड को खींच रहे हैं तो वह स्ट्रेच हुआ, और जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो फिर से अपना जो ओरिजिनल शेप है वो रिगेन कर लेगा, यानी फिर से वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा।
तो इस कारण से, और अगर हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं उसमें तो वो टूट जाता है, तो इस कारण से वो क्या है, सॉलिड ही है। तो अब एक और क्वेश्चन आता है कि अब हम कहते हैं कि जो हमारा सॉलिड है वो किसी भी वेसल का शेप नहीं लेता है, यानी कि उसका फिक्स शेप होता है। तो अगर किसी भी कंटेनर में हम नमक रखते हैं या फिर चीनी को रखते हैं तो वो उसका शेप कैसे ले लेता है, क्वेश्चन हो सकता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम किसी एक क्रिस्टल को देखेंगे, शुगर के किसी एक क्रिस्टल को देखें या फिर नमक के एक क्रिस्टल को, यानी कि एक दाने को अगर हम देखें, तो हम किसी भी कंटेनर में या किसी भी जार में उसको रख दें तो उसका जो एक क्रिस्टल है उसका शेप चेंज नहीं होता है। तो इस कारण ये सॉलिड है लेकिन बहुत छोटा है, छोटा छोटा क्रिस्टल है, इस कारण वो उसका शेप ले लेता है, लेकिन जो हमारा एक क्रिस्टल है उसका शेप चेंज नहीं होता है चाहे हम किसी भी कंटेनर में उसको रख दें। तो ये भी हो गया हमारा सॉलिड। अब थर्ड क्वेश्चन आता है कि जो स्पंज है वो भी, उसको हम सॉलिड कहते हैं लेकिन हम उसको आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। तो जब आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं तो इसे तो हम सॉलिड नहीं कर सकते हैं, इसको हम गैस कहेंगे। तो नहीं, जो स्पंज है हमारा वो भी सॉलिड ही है, लेकिन उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें कि एयर फिल होता है स्पंज में। अब जैसे ही हम उसको दबाते हैं यानी कंप्रेस करते हैं तो जो उसके अंदर एयर जो फिल है वो बाहर आ जाता है, यानी कि एयर उसमें से बाहर निकल गया, तो इस कारण वो आसानी से कंप्रेस हो जाता है, यानी कि जिस होल में एयर था वो बाहर आ गया तो वो जगह खाली हो गया, तो इस कारण वो आसानी से कंप्रेस हो सकता है। तो ये तीनों जो है वो सॉलिड ही हैं, ना कि कोई और दूसरे फ्लूइड यानी कि रिजिड है। अब उसके बाद लिक्विड, तो लिक्विड जो है वैसा सब्सटेंस, तो इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर बट दे आर नॉट एज क्लोज एज इन सॉलिड्स, यानी कि लिक्विड में भी पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत क्लोज होते हैं लेकिन सॉलिड के कंपैरेटिवली उतना क्लोज नहीं होते हैं। और लिक्विड का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, तो लिक्विड जो है उसका फिक्स शेप नहीं होता है लेकिन इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इसको भी आसानी से हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, लेकिन कुछ हद तक थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड जो है वो कंपैरेटिवली हाई डेंसिटी का होता है, किसके कंपैरेटिवली, तो गैस के कंपैरेटिवली। और लिक्विड जो है वो जनरली फ्लो करता है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं यानी कि फिसलते हैं, तो इस कारण जो लिक्विड है वो फ्लो करता है। और इसके बीच में थोड़ा अगर सॉलिड के कंपेयर हम करें तो इंटर पार्टिकल जो फोर्स है वो थोड़ा कम होता है सॉलिड के कंपैरेटिवली, इस कारण ये फ्लो कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि देखना है कि जो हमारा लिक्विड है उसका फिक्स्ड शेप तो नहीं होता है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो करेंगे क्या कि एक ग्लास बीकर में हम वाटर ले लेंगे, वाटर जो कि लिक्विड है, उसमें हम मार्क कर दिए कि जैसे 100 मिलीलीटर वाटर लिए तो मार्क कर दिए कि हाँ 100 मिलीलीटर है। अब उसको फिर दूसरे कंटेनर में ग्लास टम्बलर में पॉर करते हैं यानी उड़ेलते हैं, तो वो जो है ग्लास टम्बलर का शेप ले लेगा, लेकिन वहाँ भी अगर हम 100 मिलीलीटर वाटर लिए हैं तो वहाँ भी वाटर जो है वो 100 मिलीलीटर ही रहेगा, यानी कि उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होगा। उसके बाद ग्लास टम्बलर से हम कॉनिकल फ्लास्क में डालते हैं तो कॉनिकल फ्लास्क का वो शेप ले लिया यानी कि फिक्स शेप नहीं है, लेकिन वहाँ भी उसका अमाउंट सेम रहेगा यानी वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा। उसके बाद फ्लैट बॉटम फ्लास्क में अगर हम उसको डालते हैं यानी पॉर करते हैं तो वहाँ भी वो शेप तो ले लेगा उस फ्लैट बॉटम फ्लास्क का, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो उतना ही रहेगा। तो इससे ये पता चलता है हमें कि लिक्विड जो है वो फिक्स शेप का है, फिक्स शेप का नहीं है, वो किसी भी कंटेनर का शेप ले लेता है। अब उसके बाद गैसेस, तो गैसेस जो हैं इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं यानी एक दूसरे से बहुत दूर एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, तो इसलिए ये जिस भी कंटेनर में रखते हैं तो उसका वो शेप ले लेते हैं। अब गैस का ना फिक्स शेप होगा ना फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, गैस जो है वो आसानी से कंप्रेस भी कर सकते हैं, गैस जो है उसका डेंसिटी भी लो होता है, इस कारण वो लाइट होता है, और गैस जो है वो आसानी से
फ्लो कर सकता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कम्प्लीटली फ्री होते हैं कहीं भी मूव करने के लिए। तो अब कैसे हम शो करेंगे कि गैस का जो है वो ना ही फिक्स्ड शेप है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो दो हम बैलून लेंगे, एक जो है वो हमारा राउंड शेप बैलून होगा और एक लॉन्ग बैलून होगा, और दोनों में हम क्या करेंगे कि एयर को फिल करेंगे। तो फिल करने के बाद होगा क्या कि उतना ही एयर अगर हम दोनों में फिल करते हैं तो वो उसका शेप भी ले लेगा और वो उसको पूरी तरीके से फिल भी कर देगा। तो इससे भी ये पता चलता है कि ना ही उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, यानी कि गैस का ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना ही उसका फिक्स्ड शेप होता है। अब एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें कि हम ये पता करेंगे कि जो हमारा सॉलिड और लिक्विड है उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन गैस को कंप्रेस कर सकते हैं आसानी से। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा 3 सिरिंज का, 100 मिलीलीटर का 3 सिरिंज इंजेक्शन जो होता है। उसके बाद करेंगे क्या कि उसके जो नोजल्स होते हैं, यानी कि उसका जो माउथ हम लोग कहते हैं मुँह, उसको रबर कॉर्क से बंद कर देंगे ताकि कोई लीकेज ना हो। उसके बाद फर्स्ट सिरिंज लेंगे, उसमें हम करेंगे क्या कि कॉमन साल्ट नमक भर लेंगे, और जो पिस्टन है वो फ्रिक्शनलेस रहना चाहिए। तो फ्रिक्शनलेस पिस्टन रहने के लिए उसका जो रबर होता है उसमें जो दिया हुआ रहता है उसमें हम वैसलीन लगा देंगे, और उसके बाद फर्स्ट वाले को बंद, सेकंड में वाटर ले लिए उसको फिर बंद कर दिए उसके पिस्टन से, थर्ड वाले में तो एयर है ही पहले से ही, उसको बंद। उसके बाद तीनों पे हम ऊपर से फोर्स लगा के और कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तीनों को देखिए यहाँ पे वेट या फिर वेट रखेंगे, सेम अमाउंट ऑफ वेट रखेंगे तीनों सिरिंज पे। तो जब हम वेट रख रहे हैं तो हो क्या रहा है कि पिस्टन का फर्स्ट में मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जिसमें कॉमन साल्ट है यानी सॉलिड है। सेकंड वाला भी जो है वाटर, जिसमें वाटर है उसमें भी मूवमेंट नहीं हो रहा, लेकिन जो थर्ड है गैस, उसमें पिस्टन जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, यानी जो हमारा एयर है वो धीरे धीरे कंप्रेस हो रहा है, यानी कि वो जो है उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड नहीं है। तो सॉलिड यहाँ कंप्रेस नहीं हुआ, प्रेशर अप्लाई करने पे लिक्विड ही कंप्रेस नहीं हुआ, लेकिन गैस जो है वो कंप्रेस हो गया। इसीलिए हमारे घर में जो एलपीजी गैस होते हैं यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिससे कि व्हीकल्स हम लोग चला, जो हमारे कार्स है या फिर बसेज कुछ हैं जो सीएनजी से चलने वाले वो चलते हैं, तो उनको हम कंप्रेस करके एक छोटे से जगह में यानी कि छोटे से सिलेंडर में रखते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को हम छोटे से सिलेंडर में रख सकते हैं, क्योंकि गैसेज का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। उसके बाद है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन है क्या कि स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का मिक्स होना या स्प्रेड होना दूसरे सब्सटेंस में, किस कारण से? तो उसके पार्टिकल्स के मोशन के कारण से, जिसको कि हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो इससे पहले भी हम लोग एग्जांपल देख चुके थे कि ब्रोमाइन वेपर लिए थे, और ब्रोमाइन वेपर और ऊपर से एक और ग्लास ट्यूब लिए थे जिसमें कि एयर था कलरलेस। तो पूरे के पूरे जो ग्लास ट्यूब थे दोनों, जिसमें कि रेड ब्राउन कलर फैल गया था। यहाँ देखिए कलरफुल फिगर में भी दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में कि यहाँ जो है वो पूरा फैल गया। तो इस तरीके से डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन जो है वो मैटर का प्रॉपर्टी है, जिसके कारण होता क्या है कि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, तो इसके पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण ही डिफ्यूजन होता है। तो डिफ्यूजन जो है वो सबसे फास्टेस्ट होता है किसमें? तो गैस में, और सबसे स्लोएस्ट सॉलिड्स में। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और जो है वो किस पे डिपेंड करता है? तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उस तरीके से हमारा डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो तेज़ होगा, यानी कि जल्दी जल्दी वो डिफ्यूज होगा। यानी कि हीट करेंगे अगर हम किसी भी सब्सटेंस को तो उसका डिफ्यूजन जल्दी जल्दी होगा। अब डिफ्यूजन इन गैसेज, तो डिफ्यूजन इन गैसेज का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो हमारा है खाना। यानी कि अगर किचन में खाना बनते रहता है और कुछ अच्छा स्मेल आया, तो अगर हम किचन के बाहर भी हैं तो वो स्मेल हमारे नाकों तक आ जाता है। तो वो आखिर आया कैसे? क्या खाना वहाँ से चल के आ गया हमारे नाकों तक, नाक के पास? तो नहीं। तो वहाँ जो स्मेल था कुक्ड फूड का, जो किचन में जो था,
वो कुछ दूर तक आया डिफ्यूज हो करके, यानी कि एयर के साथ जो पार्टिकल्स थे वो डिफ्यूज हुए और वो हमारे नाक के पास तक पहुँचे। तो ये बेस्ट एग्जांपल है हमारा डिफ्यूजन का, जिसमें गैस जो है वो डिफ्यूज करता है। या फिर जैसे कि कोई परफ्यूम अगर लगाया हुआ है तो वो अगर हमारे पास से गुजरता है तो उसका जो परफ्यूम का जो स्मेल है वो हमारे नाक तक आता है, यानी कि ये भी डिफ्यूजन का ही एक एग्जांपल है। और इंसेंस स्टिक का, यानी कि अगरबत्ती का जो फ्रेगनेंस था वो भी चारों तरफ फैल जाता है, तो ये भी डिफ्यूजन ही है। तो ये तीनों डिफ्यूजन। उसके बाद डिफ्यूजन इन लिक्विड। तो डिफ्यूजन इन लिक्विड जो है वो स्लोअर है, गैस के कंपैरिजन में वो स्लोअर है, क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स है उसके बीच में थोड़ा फोर्स जो है वो गैस के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, जिस कारण ये उतना ईजिली डिफ्यूज नहीं कर पाता। तो इससे पहले हम लोग एग्जांपल जो देखे थे पोटेशियम परमैंगनेट को, जब हम वाटर में डालते हैं तो धीरे धीरे जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर है वो पूरे वाटर में डिफ्यूज कर जाता है, यानी कि वाटर के पार्टिकल के साथ मिल जाता है, स्प्रेड कर जाता है। तो ये भी एक डिफ्यूजन ही है, यानी इसमें क्या हुआ कि एक जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज कर गए। उसके बाद डिफ्यूजन इन सॉलिड। तो डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड में वो बहुत ही धीरे होता है। कुछ लोग सोचते होंगे कि डिफ्यूजन जो सॉलिड में है वो होता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है। तो इसका एग्जांपल कैसे है, तो ब्लैक बोर्ड को अगर हम ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखते हैं या फिर वाइट बोर्ड पे ही और उसको छोड़ देते हैं बिना क्लीन किए हुए, कुछ दिनों तक अगर छोड़ देते हैं और उसके बाद जब हम उसको मिटाते हैं तो वो आसानी से मिट नहीं पाता है। या फिर अगर आप देखें कि जो हमारा रूलर है, जो स्केल, उसके ऊपर इरेजर, अगर इरेजर रखा हुआ रह गया कुछ दिन तक और हमारा जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो बंद है, हम लोग बहुत दिन तक अगर उसको यूज नहीं किए तो हम देखते क्या हैं कि हमारा जो रबर है यानी इरेजर जो है वो उस स्केल पे यानी रूलर पे चिपक जाता है या फिर थोड़ा मार्क उस पर छोड़ देता है। यानी कि हुआ क्या कि वो डिफ्यूज कर रहा था, जो हमारा रबर था, इरेजर था, वो डिफ्यूज कर रहा था उस स्केल से, यानी कि दोनों का पार्टिकल्स मिल रहा था, धीरे धीरे डिफ्यूज हो रहा था। तो ये भी डिफ्यूजन का एग्जाम्पल ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।